बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। मौसम भी अच्छा है और वैसे फिर आपकी तबीयत अच्छी हो जाती है। स्कूल्स खुल गए हैं। अच्छी चीज़ ये है कि मौसम में कुछ बेहतरी आने के बाद स्कूल खुले हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब आप देखते हैं कि रौनकें बहाल हो गई हैं, लोग बाइक पे गाड़ियों पे बच्चों को स्कूल से लेके जा रहे होते हैं। इसके साथ साथ मैंने आज ये भी देखा अखबार में, क्योंकि सुबह आते ही पढ़ना होता है, तो CM साहिबा तकरीब आज करें पोजीशन होल्डर्स के लिए, तो अच्छी चीज़ है। अप्रिसिएशन तो होनी चाहिए, इससे बच्चों का मोराल जो है मज़ीद बुलंद होता है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी। आमिर रज़ा खान साहब और वकास अहमद ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, आपसे आगाज़ कर रहे हैं। कल हमारे शो के दौरान ही मोहसिन नकवी साहब ने विज़िट किया, सारा तामीराती काम का जायज़ा लिया और उसके बाद उन्होंने बताया कि जी क्या करने जा रहे हैं और कितने वक्त में स्टेडियम की ये तामीराती काम जो है, तरक्याती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्या क्या कुछ हो रहा है और कितना ज़रूरी था? देखिए, ज़रूरी तो है। एक तो पहली बात तो यह है कि पहली दफ़ा उन्होंने चले इस बात का इतराफ़ तो किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि पाकिस्तान में कोई भी स्टेडियम आलमी मेयार का नहीं है, और वाकई में नहीं है। और ये बन जाता आलमी मेयार का अगर श्रीलंकन टीम पर हमला ना होता, और जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसी दौर में शेखुपुरा स्टेडियम बना, उसी दौर में सियालकोट स्टेडियम बना, उसी दौर में गुजरांवाला स्टेडियम बना। स्टेडियम बन रहे थे, हाँ, आलमी मेयार के नहीं बन रहे थे। उसकी बड़ी वजह ये शायद फ़ंड्स की वजह थी, या यहाँ पे जो स्टेडियम डिज़ाइन करने वाला एक ग्रुप है उसको बेचारों को काम नहीं आता है। और वो लाल ईंटों वाला जो ग्रुप है, वो उसका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, उनको तजर्बा ही नहीं है स्टेडियम बनाने का। तो उनको दिया जाता था पहली दफ़ा आप इसको इंटरनेशनली बिड पे लेके गए, क्योंकि दुनिया में मैंने दुनिया भर में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये कवर्स किए हैं, खुद जाकर देखे हैं स्टेडियम। वहाँ लोगों को ऐसी सहूलियात होती हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। कोई 25 किलोमीटर दूर नहीं उतारते आपको कि जी यहाँ से पैदल जाएं आप स्टेडियम के लिए। ऐसे ही है, बिल्कुल सिक्योरिटी होती है। लेकिन जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम के गेट हैं, एक तरफ लिबर्टी का गेट है, एक तरफ फिरोजपुर रोड का, फिर गेट पर आप उतरें और अंदर चले जाएँ, इतना सा है। लेकिन यहाँ पर तो आपको वो फलां जगह से वैन मिलेगी, फलां जगह से एक सिस्टर ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम एक दफ़ा मैच देखने गई थी तो दिखा रही थी, मैं हैरान रह गई थी, क्या खूबसूरत स्टेडियम था। मतलब चलें, वो तो मतलब हाँ सही कह रही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में और अब इंडिया में बना। मैं ये सिर्फ यही कहता हूँ कि यहाँ पर अगर ग्राउंड्स के और स्टेडियम्स के मेयार अच्छे हो जाएँ तो अब प्लेयर्स आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट आपके पास चलकर आएगा। चेयरमैन PCB ने कि सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि बाकी स्टेडियम से भी काम होगा। हाँ, मुझे एक बात बता, दुबई जो है ये स्पोर्ट्स सिटी बना गया। दुबई में किसी बंदे को ना क्रिकेट का नॉलेज है, ना उनको हॉकी का नॉलेज है, ना उनके पास टेनिस का नॉलेज है, ना प्लेयर है, ना स्क्वॉश का प्लेयर है, ना उनके पास कोई अच्छा गोल्फर है। उनको सिर्फ वो घोड़ों की रेस का और ऊँटों की रेस का पता है, बस इतना पता है उनको, शेहों को। लेकिन वो इतने सियाने थे कि उन्होंने स्पोर्ट्स सिटी बनाया तो सबसे बेहतरीन स्टेडियम क्रिकेट का बनाया। उनको पता था उनके इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब क्रिकेट के दीवाने, और अगर इनका आपस में ना बनी इंडिया पाकिस्तान की तो ये मैचेस कहाँ पे होंगे? दुबई में। तो उससे रेवेन्यू जनरेट होएगा, रेवेन्यू आएगा और पैसा इकट्ठा होएगा। तो उन्होंने वहाँ पर फैसिलिटीज़ दी। हम क्योंकि क्रिकेट हमारी समझे ब्लड वाली गेम है और कौमी खेल हॉकी है, हॉकी का इतना बड़ा स्टेडियम बनाया लेकिन आलमी मेयार का नहीं बन सका, क्योंकि हमें वो तरीका ही नहीं है पता कि स्टेडियम बनते कैसे हैं। इसी तरह से क्रिकेट का कज़ाफ़ी स्टेडियम, जो कि पहले नेशनल स्टेडियम हुआ करता था, इसको कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम दिया गया। इसको क्रिकेट के लिए तो मुख्तस कर दिया गया, लेकिन जब भी इसकी रेनोवेशन हुई इसको क्रिकेट स्टेडियम नहीं बनाया गया। मैं हमेशा ये बात भी करता हूँ, बहस भी करता हूँ। पहली दफ़ा मोहसिन नकवी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो हैं उन्होंने इस पर सोचा और बाहर की कंपनी लेके आ रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि चलें ये भी बनेगा, पिंडी का भी बनेगा, कराची वाला भी बनेगा, 3 ये तो बने। इसके बाद बारी बारी जब जैसे जैसे रेवेन्यू आता जाएगा, मेरा हाल बाकी स्टेडियम में अपग्रेड होगी और इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल भी होगी। उन्होंने कल कहा भी कि इंडिया की टीम भी आएगी, स्टेडियम बन लेने दें। बिल्कुल, उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस यहाँ होंगे, उससे कबल हो जाएगा काम मुकम्मल। वकास, अच्छा, ये वैसे चैलेंज तो है, लेकिन बतौर निगरान CM मोहसिन साहब को आपने भी देखा, हमने भी देखा कि वो चैलेंज से और डेडलाइन से मीट करना उनको बड़ी अच्छी तरह से आता है। और मेरा ख्याल है जितने कॉन्फिडेंट थे वो कल कि जी हम चैम्पियन ट्रॉफी के मैचेस से पहले मुकम्मल कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है उनके पास तकरीबन कितना वक्त है? 4-5 महीने। 5 महीने, तो मेरा ख्याल है वो मुकम्मल कर लेंगे जिस तरह से उन्होंने कहा है।
उसमें मेरा ख्याल एक जो प्लस पॉइंट आजकल की कंस्ट्रक्शन का हो रहा है कि वो ब्लॉक्स में आप बहुत बड़ा पोर्शन जो है कंस्ट्रक्शन का वो आप प्री बिल्डेड ब्लॉक्स ला के उनको असेंबल करने होते हैं। फिर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा रहा है, आमिर भाई जिस तरह से कह रहे थे कि रेड ईंटें, तो मेरा ख्याल रेड ईंटों पे काम वक्त ज़्यादा लगता है, तो वो सुर्ख ईंटें तो नहीं लगा रहे, तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक पता चला है यूरोपियन तर्ज तमीर का इसमें कुछ मिक्सचर है, तो मेरा ख्याल है मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि अगर ना होना होता, पहली बात तो ये थी कि आप इतने अरसे के बाद एक मेगा इवेंट आपके पास आ रहा है और आप जो सबसे प्रोमिनेंट आपका ग्राउंड है उसको आप इस तरह साइड लाइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम कदाफी को निकाल देते हैं तो फिर मैचेस होने कहाँ पे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर यह है कि कल उन्होंने चेयरमैन पीसीबी साहब ने काफ़ी अरसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा उन्होंने डिटेल के साथ ब्रीफ किया अपने प्लान को। तो मेरा ख्याल है वो पे बैक पे वर्क करके आए थे, उन्होंने सारी कैलकुलेशन की हुई थी और तभी उन्होंने कहा कि हम इसको मुकम्मल कर लेंगे और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर हमने बनाव संगार भी करना है तो शादी वाले दिन अगर हमने वो नहीं पहन सकना है तो क्या फ़ायदा उसका। मेरा ख्याल है कि भाई मुझे बताइएगा बुनियादी तौर पर काम क्या क्या किया जा रहा है, क्या देखिए सबसे जो बुनियादी एक्सटेंशन पूरे स्टेडियम की नहीं की जा रही है, मरहलावार की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो मेन इंक्लोजर है, अच्छा, जो कि जहाँ पे तमाम दफातर थे, ऑफिस थे, तमाम बॉक्सेस हैं, मीडिया बॉक्सेस तो नहीं है लेकिन चेयरमैन बॉक्स है और बाकी अब पहले मीडिया बॉक्स भी इस तरह भी होते थे, इसलिए मुझे वही याद रहता है। वह ये तमीर किए जाएंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये बाकी काम भी जो है स्टेडियम का मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी खबर दे दूं कि 5 स्टार होटल पर भी काम हो रहा है, ताकि वो जो हम कहते वो जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है ना वो ना हो, ये तो मैं कहती हूँ कमाल। और टनल बनेगी और उस टनल से आप होटल से निकलेंगे, जो कि सबसे बड़ा इमाम हुसैन रोड पे बनेगा होटल। उसकी बिल्डिंग ले ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसकी डिज़ाइनिंग मुकम्मल कर ली, अब वो उसको सिर्फ बिल्डिंग बन चुकी है, उसको रेनोवेट करना है, होटल तैयार है, उस तक टनल जानी है, ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो सबसे अहम काम ये जो कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी तक आएगी और नेशनल क्रिकेट अकेडमी से वो टनल जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के इस मेन इंक्लोजर तक आएगी, जहाँ पे प्लेयर्स का बॉक्स भी होएगा। यहाँ पे प्लेयर्स आराम से आएंगे। वो जो ट्रैफिक आपकी पूरे लाहौर में बंद होती थी, माल रोड, मेन बुलेवार्ड, आपका जो भी रोड था इन मैचेस के दौरान आप लोग फिरोजपुर ट्रैफिक ब्लॉक होने से जो पीछे हालात होते थे, वो नहीं 2-2 4-4 मिनट नहीं, यहाँ घंटों ट्रैफिक ब्लॉक होती है। चल आप कल देखें 2-3 मिनट बंद करके पीछे घंटों। कल मैं आपको बताता हूँ, कल बारिश हुई और कुछ इलाकों में हुई, कुछ में नहीं हुई, हमारे इलाके में हुई। तो फिरोजपुर रोड पे 2-2 घंटे लोग ट्रैफिक में फंसे। जहाँ स्लो डाउन हुई नहीं ट्रैफिक, वहाँ ट्रैफिक का बुरा हाल हुआ नहीं। हर एक निकलने की कोशिश करता है, वन वे करता है, आपका कोई प्लान काम नहीं आता। शायकीन के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए शायकीन के लिए तो बहुत ज़बरदस्त प्लान, तो बहुत ज़बरदस्त है। आगे वो एग्जीक्यूट किस तरह से होता है कि उसके लिए जो टक शॉप्स हैं वो बनेंगी, फिर वो वॉशरूम्स हैं, जो कि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि आप बच्चों के साथ मैच देखने जाएं, अपनी ख़वातीन के साथ मैच देखने जाएं, तो आपको सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वॉशरूम नहीं है। लंबे मैचेस होते हैं, ये चाहे T20 के मैचेस भी हुए तो 5-6 घंटे 7 घंटे आपको लगते हैं इसको देखने के लिए। तो आपको वो तो आपकी बेसिक नीड्स हैं, खाना पीना आपकी बेसिक नीड्स है वहाँ पे। तो वो जो आते थे आइसक्रीम वाले, सूप वाले, चिप्स वाले, ये मेरा ख्याल ख़त्म हो जाएगा और बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड किस्म के आइसक्रीम वाले, सूप वाले आपको पसंद नहीं आए? नहीं है। अच्छा आपने आवाज़ लगाई, मैं कहा अच्छा कर लेंगे अगर नहीं मैं कर लूँ, बेच सकता हूँ। सौदा ही बेचना है भाई, यहाँ नहीं कमाएंगे वहाँ रिस्क कमा लेंगे। आप यहाँ पे सौदा अच्छा बेच लेते हैं, यानी कि इनका वैसे इंटरेस्ट है टक शॉप लेने की। नहीं ये यहाँ पे सौदा अच्छा बेच रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे। अच्छा जी, LDA IT माहिरीन भर्ती करेगा। अच्छा कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ इदारे ऐसे होते हैं, आई डोंट नो, शायद उन्होंने अपना नाम ही ऐसा बना लिया, कुछ पॉजिटिव वाइब्स आपको ना वहाँ से कभी भी नहीं आती हैं। माजरत के साथ अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप ज़्यादा सीनियर दोनों हैं तो आप तस्दीक कर सकते हैं। खुसूसी सेल बनेगा, SPU में इस्लाहात लाने का फैसला किया गया है। वकास कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा? मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ना ब्रेक में खबर पढ़ रहा था मुकम्मल, तो वो बेसिकली DG LDA की डिस्क्रिप्शन पे 5-6 पोस्टें दी जा रही हैं, 1 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ वो अपने फेवरेट जो ऑफिसर हैं वो गवर्नमेंट सर्विस से वो बुला रहे हैं। तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि
कोई आप महीने का अदारा तो है नहीं है कि जो आपका 2 महीने काम है बस, तो आपने जुगाड़ लगाना होता है, इधर से बंदे ले इधर से। आप एक डेजिग्नेटेड अदारा है जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी लाहौर को मैनेज करना है, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, सब कुछ आपने मैनेज करना है। और आपको ये ज़रूरत क्यों फ़ील हो रही है कि डीजी साहब को 5 पोस्टें उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, उसको आपने वो पे स्केल जो ऑलरेडी आपके पास लोग काम कर रहे हैं उनसे आपने बेहतर पे स्केल पे लोग लेके आने हैं, और उनसे आपने कौन सा काम लेना है। माजी में भी इस तरह के काम हुए हैं, तो कोई ऐसा पब्लिक को रिलीफ नहीं मिल रहा, जैसे आपने कहा ना पॉजिटिव वाइब्स नहीं बुनियादी है। कंसर्न उसका मकसद ये है, उसका मकसद ये है कि हमें ना सिर्फ बातों में खबरों में उलझाया जाता है। जितना ज़ोर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने एलडीए को सुधारने के लिए कम से कम एक डिपार्टमेंट को कि 1 विंडो सेल जो है वो ऑपरेशनल अच्छी तरह से हो जाए, उससे ज़्यादा तो नहीं किसी ने किया। क्या नताइज निकले हैं, मतलब कि अगर उन्होंने विज़िट किया तो 2-3 हफ्ते सही गुजरे हैं, उसके बाद फिर चीज़ें वैसी आना शुरू हो गई हैं। और अभी भी कल परसों खबर थी कि 1 विंडो जो है वो ऑपरेशन तकरीबन वही मर्ज़ी के साथ कर रहे हैं। तो बात तो ये है कि आप लाहौरी डेटा महफूज करना है, फलां महफूज करना है, कि भाई कोई आपने एहसान तो नहीं करना ना। तो आप वो काम करें जो लॉन्ग टर्म हो। आज डीजीए साहब ये हैं, ये सोचते हैं कि मैंने 5 बंदे 2-2.5 करोड़ एलडीए का पे 1 साल की बोझ डालना है, तो 6 माह बंदे की ट्रांसफ़र हो जाएगी। नए डीजी साहब कहेंगे जी हमें तो ये बंदे कॉन्ट्रैक्ट वाले पसंद ही नहीं है, इनको करें फ़ारग, तो मैं अपने नए बंदे लेके आऊँगा। तो अदारे का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके मुताबिक आप चीज़ों को लेके आएँ। जो आपके लोग अंदर मौजूद हैं उनको आप प्रमोट करें। हेल्दी कंपटीशन विदर आपका अदारा हो, तो आपको क्या ज़रूरत है डेपुटेशन पे ऑफिसर लाने की। अच्छा, डेपुटेशन पे ऑफिसर लाने का बड़ा फ़ायदा होता है ना जी। जो डेपुटेशन पे एलडीए पे आएगा, एक तो उसकी सैलरी वैसे बढ़ जाएगी, ठीक है, फिर 10-12 लोग ये भी देखेंगे अच्छा यार ये क्योंकि डीजी साहब लेके आए हैं तो इनका ताल्लुक अच्छा है, वो भी फिर उसके आगे पीछे मक्खियों की तरह शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली आपने जो थोड़ा सा काम हो भी रहा होगा ना, उसको आपने डिस्टर्ब करना है, ऐसे ही। तो ये महफूज होगा, लेकिन ये महफूज होगा कि हमने कहाँ से किससे कितने मंथली लेनी है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं, उनका एलडीए में नहीं आता, गुलबर्ग में ना, गुरु मांगट रोड से मुल्क इलाका है, वो दे आबादी के में आता है। तो एलडीए साहब वाले उनके पास है, उन्होंने कहा जी आपने प्रॉपर्टी टैक्स देना है। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा तो एलडीए के डोमेन में नहीं आता। तो उन्होंने कहा डोमेन का छोड़ें, आप कैसे नोटिस आएंगे तो आप बैठे मेरे साथ बात करें ना जी, तो आप 50,000 अभी मुझे दे दें, तो 10,000 में उससे महीना कर लें। अच्छा, तो आपको नोटिस नहीं दोबारा आएंगे। अब देखें कि वो जोहर टाउन से एक पेपर देने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि ये हमारी डोमेन नहीं है, ये छक्का है, अगर लग गया तो गुड एंड वेल, अगर ना लगा तो कोई बात नहीं है। ये वो महफूज कर रहे हैं। आमिर भाई, ये आईटी माहिरीन अवाम को वो क्या रिलीफ देंगे, अवाम के साथ क्या? नहीं, आखिर रिलीफ तो मिलेगा। अब ये जो कोई डिप्टी डायरेक्टर होगा, किसी का साला होएगा, किसी का बिनोई होएगा, किसी का मामू होएगा, किसी का चाचा होएगा, किसी का कज़न होएगा, अच्छा, कहीं ना कहीं तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, घर से मिले चाहे। चल, तो ये जो रिश्तेदारियाँ हैं ये उनको निभाने का एक तरीका होता है। और ये सही कहा उसने, वकास ने, कि ये जाएंगे कि जो नया डीजी आएगा वो अपने बंदे लेके आएगा। और मैं तो कल परसों मैं अंकल सरगम पुराना प्रोग्राम देख रहा था, तो उसने कहा ओए रोले तुम्हें डीजी का मतलब पता है? कहता है नहीं सर जी। कहता है डीजी का मतलब होता है दहशतगर्द। ये फ़रूक कैसर में हूँ जो अच्छा मज़ाक लिखते थे, ये उनका वो चला, और वो हमारा ग्रुप है दिल की बरास, उसमें आया तो मैं हंसी जा रहा था कि डीजी का मतलब क्या होता है, दहशतगर्द। अब ये टर्म जो है वही दे सकते थे, उनका इतना दिमाग था। लेकिन यहाँ पे डीजी जो है वो इसी तरह के काम कर सकते हैं जो कि वक्ती हैं। मुझे बताएं, एलडीए जितना बड़ा अदारा है, पूरा लाहौर इसके अंडर है, सही बात कह रहे थे वकास, क्या इसके अंदर लोग मौजूद नहीं हैं कि उनको आईटी एक्सपर्ट बनाया जाए, इस पर उनके रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जा सकें, उनको ये पर्ची 10,000 की 50,000 की कमाने के ज़रिए से हटाकर उनको हलाल की रोज़ी पे लगाया जा सके, वो अपने हों। आपको बाकी अच्छा, ये जिस महकमे से डेपुटेशन पे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये वहाँ पे भी फालतू आदमी था। सच्ची बात है ना, आप डेपुटेशन पे किसी को लेके आ रहे हैं तो वो फालतू था ना वहाँ पे। मैं तो इस तरह समझता हूँ चीज़ को कि वहाँ पे भी काम नहीं कर रहा था, तो आप उसको उठा के अपने पास लेके आ रहे हैं। जो भी है, मुझे नहीं पता ये कौन है, किसी का मामू है, चाचू है, ताया है, बिनोई है, साला, मुझे तो नहीं पता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये डेपुटेशन पे आ रहा है 2.5-3 लाख रुपए में,
तो ये अपने महकमे में क्या काम करते थे हजरत ने, वो उस महकमे को उठाकर कहाँ से कहाँ पहुँचाया होगा, जिनको ये फारक थे और वहाँ के लोग ने भी लिख के दे दिया कि जाओ जी ले जाओ इसको, सही, ये साढ़े काम का बंदा नहीं, उसको आप LDA में ला रहे हैं। LDA इस लाहौर शहर को तबाह करने वाला अदारा है, ये मैं पहले दिन से कहता हूँ। इससे बेहतर था जब ये कॉरपोरेशन के अंडर था पूरा लाहौर, लेकिन उस वक्त छोटा लाहौर हुआ करता था। ये जब से फैला है शहर, ये LDA के पास है। मुझे एक बताएं, LDA एवेन्यू 1 अभी तक लोग रो रहे हैं, मुतासिरीन बहुत बुरे हालात हैं भाई, अभी तक उनको पोजेशन नहीं मिले हैं। आपने ऐलान किया, आपने अनाउंस किया, LDA वो दूसरी स्कीम बनी LDA पता नहीं कि लाहौर सिटी, उसके लोगों का जाके हालात ज़रा सुने। LDA सिटी जो है उसके लोगों के हालात सुने। इनकी अपनी सोसाइटीज़ ठीक नहीं है, ये लोगों के नक्शे लेकर तो पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। मुझे बताएं, क्या तजावजात ख़त्म होगी, किसके अंडर थी ये रोड, किसकी हैं? बिल्कुल सही कह, LDA के अंडर थी। क्या बन गई सारी रोड? क्या इन्होंने मुल्तान रोड को देखा कि उसका क्या अशर है, कितने गड़े हैं उसके ऊपर? नहीं, बंदे और भर्ती कर लें। यानी एक ऐसा ये माफिया है बंदे भर्ती वाला, जो कि हर आने वाले CM को इसी तरह से ये जो है वो समझते ये हैं कि ये इसको कुछ पता नहीं है। और कुछ CMs होते हैं उनको पता भी होता है, वो खामोश रहते हैं, उनके सियासी मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि सियासी भर्तियाँ होती हैं। ये इतनी बड़ी पोस्ट है कि इसके मुताल्लिक कहा जाता था कि एक बिजनेस टाइकून ने कहा था कि ये सिर्फ LDA मुझे दे दें और पूरे लाहौर का बजट मुझसे ले लिया करें, जितना आपके पैसे लगते हैं, पंजाब का सॉरी बजट ले लिया करें, सिर्फ एक LDA दे दें, कमाते हैं इतना पैसा कमाते हैं। अभी तो इनके पास मेरा ख्याल उकारा भी है, शेखुपुरा भी है, इनके पास ये भी है। इनको लाहौर तक महदूद करें, ये यहाँ काम नहीं पूरा कर रहे हैं तो इनको बाकी शहर क्यों दिए हुए हैं, पहले तो इनसे वो निकालें। फिर ये इस तरह की भर्तियाँ, इस तरह के हीरे जो किसी जगह फालतू पड़े थे, इनको नज़र आ गया कि ये चमकेगा आके। मेरा ख्याल है इस तरह के हीरे नहीं लाने चाहिए। अपने बंदों को ट्रेंड करें, अपने बंदों की जो है वो ओवरहालिंग करें या उसको रिफ्रेशर कोर्सेज कराएं और अपने बंदों से महफूज बनाएं। अभी डाटा महफूज करेंगे तो पहले हमारा डाटा कहाँ है जनाब? क्या वो महफूज नहीं था? नहीं, हवा में था वो डाटा, बताए ना LDA कि हमारा डाटा जो है वो महफूज नहीं था। अब ये महफूज करने के लिए ये 3.25 लाख रुपए ये गलत कह रहे थे, अब इन्होंने कहा कि पता नहीं 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपये साल, ये 1 साल के अंदर अंदर 25 करोड़ रुपये ले जाएंगे। वो कमा के भी तो देंगे ना, वो कौन सा कहते हैं, पता नहीं किसको कमा के देंगे, LDA को नहीं कमा के देंगे। और डाटा महफूज रहेगा नहीं रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, डाटा तो बिल्कुल महफूज नहीं रहेगा। यहाँ एक दिन सिस्टम बंद हुआ तो देखे। अच्छा, पहले ना बात यह है कि ये LDA का ऑलरेडी एक IT विंग है जिसमें डायरेक्टर भी हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, असिस्टेंट हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। जब आपने चीज़ों को बनाना होता है ना, आपकी पॉलिटिकल या उसमें लालच नहीं होती, फिर आप विद इन इंस्टीट्यूशन कंपटीशन का माहौल बनाते हैं ताकि लोग वो एफर्ट करें। अब एक बंदा जो 10 साल से LDA में एक जॉब पे डायरेक्टर लेट्स सपोज काम कर रहा है, उसके ऊपर आपने वही बात है कि दूसरे डिपार्टमेंट का वेल अफसर लाके बैठा दिया, उसको पहले काम समझने में लगने हैं कुछ दिन, कुछ हफ्ते लगेंगे, उसके बाद वो जो नीचे वाले 10 बंदे वो देख रहे हैं कि यार अगर उसने करना शायद वो समझ के आया वो। अगर सर वो फिर आप ये तो नहीं कह सकते ना क्या, लेकिन सर फिर भी जो काम उसने करना वो समझ के आया होगा। कौन सा डिपार्टमेंट, लेकिन कुछ आवाम का काम भी तो करना है ना। सरकारी डिपार्टमेंट कौन सा आवाम का काम है? सरकारी डिपार्टमेंट्स के मुझे काम बताओ जो आपके अंडर द टेबल ना हो रहे हो। सब हो जाता, आप जो कराना चाहो करा लो, आप जो रुकवाना चाहो रुकवा लो। बिल्कुल ये तो इसी तरह से मसला है। तो भाई वो जो काम जो उनको आता है उसी काम के लिए आएंगे। ये IT शाइटी वाला सारा ये मेरा ख्याल है ये जो लेकर आते हैं ना, इन्होंने पहले से काम डिसाइड भी कर लिए होते हैं और असाइन भी कर लिए, बंदे भी डिसाइड किए होते हैं। यहाँ पे जॉब वो निकाली जाती है जिनके स्पेसिफिकेशन आपने अपने बंदे के हिसाब से, यहाँ जॉब निकालने से पहले बंदे डिसाइड हो। आप ना इस हेडलाइन के को इमेजिन करके इसके बैक में देखें, बैक स्टेज बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो डाटा हमने फिल्टर करना है जो जिनके से हमने वैल्यू इकट्ठा करना है, तो वो जैसे भी हो वो कर लेंगे। इसीलिए तो अपने बंदे लेकर आते हैं जो उन्होंने अपने तरीके से काम कराना होता है। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। और बिजली महंगी होने के खिलाफ जहां आम आवाम सरापा एहतजाज है, आम सारिफ मुतासर हो रहा है, वहीं पर सनतें बहुत ज़्यादा मुतासर हैं जी। SM तनवीर साहब ये कह रहे हैं कि अपने मुल्क पर रहम खाएं खुदारा, सनतों को बंद ना करें, इन्हें चलने दें। महंगी बिजली के बाइस 100 यूनिट बंद हो चुके हैं, लाखों मजदूर बेरोज़गार हो चुके हैं। आमिर भाई सही कह रहे हैं, बिजली वाकई में महंगी है और सनतों के लिए तो बहुत ही महंगी है। यानी इनको सारी सब्सिडी देने के बावजूद भी आज सनतों का ये हाल है कि वो बेचारे रोते हैं। और पता है सबसे सस्ती बिजली इस मुल्क के अंदर सनतों को मिलती है।
सबसे सस्ती। कब की बात कर रहे इनका मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आज इनका रेट जो है सनती मीटर का वो आम जो कमर्शियल बिजली है उससे बहुत सस्ता है। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है इनको, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं रह रही, क्योंकि इसकी वजह ये है कि आपके इर्द गिर्द महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आपका पेट्रोल, आपकी बाकी चीज़ें, ज़रूरियात ज़िंदगी, सब्जियां, फल, गोश्त, हर चीज़ महंगी होगी। हर चीज़ है। तो ये भी अब वायबल नहीं रहा सनतों के लिए। तो क्यों हम कोई अब बड़े पैमाने पे ऐसी सनत नहीं बना पाए हैं जो कि बाहर एक्सपोर्ट करे, स्वाय एक टेक्सटाइल के। वो है क्योंकि वो डॉलर्स में पैसे लेते हैं, उनको शायद ये आ जाए। एसएम तनवीर साहब भी उसी में शामिल है। लेकिन जो छोटी सनतें हैं, जो फैसलाबाद में खड्डियाँ थी, जो कि इलेक्ट्रिक खड्डियाँ थी, लोकल सतह पे वो जुराबें, बनैने, इस तरह की चीज़ें बनाते थे, वो बेचारे जो हैं वो मारे जा रहे हैं। उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ तो प्लानिंग करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये 2 माह का रिलीफ जो मिला है 14 रुपये वाला, ये घरेलू सार्फिन को मिला है। इसकी बजाय ये 45 अरब रुपये से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, ये बहुत अच्छा रिलीफ है। लोग स्कूल की फीस दे सकेंगे, घर के किराया दे सकेंगे। जैसे जो कल शायद सिप्रा साहब ने बड़ा एक्सप्लेन किया, अच्छा रिलीफ है। अच्छा रिलीफ है। मैं लेकिन ये सब्सिडी है। नहीं, सब्सिडी है 45 अरब रुपया 2 माह के लिए। हाँ। 45 अरब रुपये से आप किसी एक आईपीपी से जान छुड़वा लें। मुझे तो ये लगता है कि आप कहें जनाब हमने फलां आईपीपी से, यहाँ हमने इसको सोलर का एक पार्क बना दिया, 45 अरब रुपया। आज मैं कैलकुलेशन करने बैठा था कि एक आम घर में आप अंदाज़ा करें कि 5-6 लाख रुपए में एक ऐसा सिस्टम लगता है जो उसकी बिजली को फ्री कर देता है। चलें हम इस 45 अरब रुपये से एक छोटा कस्बा फ्री कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री। ऐसे उसमें जो सनत लगाए उसको बिजली फ्री मिलेगी। देखें ये कैसा बूस्ट होएगा, आपकी सनतें कैसे भागेंगी, दौड़ेंगी, बाहर के ममालिक से कंपटीशन में आ जाएंगी। आप सिर्फ ये काम करें कि आप जो नया रायविंड रोड पे एक, पता नहीं वो टेक्सटाइल सिटी का पता नहीं क्या नाम रख रहे हैं उसका, एक आप शेखुपुरा रोड पे कोई बना रहे हैं, इस तरह की जो इंडस्ट्री यूनिट्स बन रहे हैं, इन 45 अरब रुपये से आप वहाँ पे उसकी बिजली फ्री करें। उसको एक सोलर पार्क हम बनाएंगे, आपको बिजली फ्री देंगे, आए लगाएं फैक्ट्री। मुझे बताएं कौन बेवकूफ़ होएगा जो वहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएगा और उससे आपको टैक्स की, जो वो यहाँ बेचेगा उसका भी टैक्स देगा, जो बाहर भेजेगा उसका भी डॉलर देगा। ऐसे ही बिल्कुल। तो लोगों को इस तरह की आसानियाँ देना शुरू करें आप। मुझे कोई इतराज़ नहीं जी, 2 माह बहुत अच्छे हैं कि इस 2 माह में लोगों के बहुत सारे मसाइल हल होंगे, लेकिन इसको इस तरह से भी सोचा जा सकता था, लोगों को इस तरह से भी रिलीफ दिया जा सकता है। एक एक करके हम लोगों को फ्री बिजली की तरफ लेकर जाएं, सोलर पे लेकर जाएं। फ्री तो नहीं बिल्कुल होएगी, लेकिन बहुत मिनिमम में आ जाएगा। और आप उनसे जान छुड़वाएं जो आप आईपीपी जिनको कहते हैं। ये 45 अरब रुपया मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये इसमें से 40 अरब तो आईपीपी की जेब में जाए। इतना आसान नहीं है ना, वही अब 40 अरब जा रहा है 45 में, तो आपको लगता है कि बड़ा आसान है इनसे जान छुड़ा लेना? नहीं, मेरा तो ख्याल ये था कि एक एक करके जान छुड़वा लें। नहीं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जो नए यूनिट्स बन रहे हैं, मतलब आप नई टेक्सटाइल सिटी बनाने जा रहे हैं, नई आप कोई गारमेंट सिटी बनाने जा रहे हैं, नई इस तरह की चीज़ें बनाने जा रहे हैं, वहाँ के लिए तो एक सोलर पार्क बना दें। वहाँ जो लोग मजदूर रहेंगे उनको भी बिजली फ्री मिलेगी, जो इंडस्ट्री चलेगी उसको बिजली बहुत ही सस्ते दामों में मिलेगी, ऐसी बिजली जो कि आलूदगी भी नहीं फैलाएगी, और वो बिजली से जो चीज़ बनेगी वो लोगों को सस्ती मिलेगी। हमें इस तरह पॉजिटिवली सोचना है। एकदम से आप 2 माह के लिए कर देंगे सस्ता, ठीक है, 2 माह के बाद बिजली वापस अपनी कीमत पे जाएगी। और जिस तरह से IMF हमारे सर पे है और जिसने कहा है कि अगर आपने कर्जा हमसे लेना है तो ये शराइत होंगी ताकि आप वापस कर सकें। और हम हमेशा उन्हीं शराइत की जद में आ जाते हैं। नहीं, वो तो कर्जा देते इसी शराइत में, जो कर्जा देने वाला होता है शर्त उसकी होती है। तो भुगतते तो फिर हम याद रखें, तो भुगतना हमने, तो इसको एक एक करके IMF तो मेहरबान है। अच्छा एक मिनट ठहर जाए, IMF अगर ना दे कर्जा तो क्या करेंगे आप? छोड़ दें आमिर भाई, रोड भी होंगे भाई, आपकी गवर्नमेंट भी, आपके लोग भी। ये आगे 100 यूनिट बंद है, लाखों मजदूर बेरोजगार हैं। अच्छा आमिर भाई, IMF ने नहीं किया, IMF ने नहीं किया, IMF ने नहीं किया, IMF ने नहीं किया। अच्छा आमिर भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अगर IMF पैसे न देगी तो हमारी गवर्नमेंट भी रोड पे होगी। पिछले आप 2 साल का मुआवजा कर लें, IMF से हमने IMF के नाम पे हमने जिस तरह की टैक्सेशन की, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ी, मतलब कि ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ बढ़ गई है। के नाम पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि अगर इस महंगाई से IMF की शराइ से आम पाकिस्तानी मुतासर हो रहा है, हाँ, तो आपका हुक्मरान, आपके ब्यूरोक्रेट, आपके जो ऑफिसर्स हैं वो उनका लाइफस्टाइल तो मुतासर नहीं हो रहा है। सही कह रहे हैं। तो बेसिकली ये IMF जो है ये गरीब को डराने के लिए है, ये भाईजान आगे जो हो ना, नहीं IMF है या गवर्नमेंट आपकी IMF से डराती है? चले जो भी है वक्त आप इस तरह बात पब्लिक से तो नहीं है, इस तरह से कान ना इस तरह से पकड़ते हो, इस तरह से पकड़ लो भाई। गवर्नमेंट अब IMF पब्लिक से डील तो नहीं कर रही ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही डील कर रही है ना। बाकी ये जो अभी आप खबर की बात कर रही थी ना, जो भिखारियों की साइकी हम के बारे में लोग एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये एक एडिक्शन है, जब आपको कैश इन हैंड मिलना चाहिए तो आप काम नहीं कर सकते। बदकिस्मती से पाकिस्तानी कौम को वो भिखारी बना दिया गया है। कभी बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के नाम पर कैश इन हैंड दे दिया जाता है, कभी फलानी सब्सिडी के नाम पर, कभी रमज़ान पैकेज के नाम पर, यानी कि 2-3 महीने आपको मेंटली इस काबिल बनाया ही नहीं जा रहा कि आप मुतबादल सोच सकें। मतलब अभी ये हमारे बड़े मोहतरम हैं जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, भाई पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी या लोड मैनेजमेंट किया जाता है, यहाँ पर निगरान गवर्नमेंट ने सर पाँव तक जोर लगा लिया, सर से लेके पाँव तक, कि भाई किसी तरह से आपके जो बिज़नेस वर्किंग आवर्स हैं उनको रेगुलाइज कर दें, टाइमली कर लें। भाई आप वो आप उस पर इतराज़ कर देते हैं कि हर वो काम, मतलब आप मुतबादल जब तक सोचेंगे नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। 2 महीने इनको भी सब्सिडी दे दें, लेट्स सपोज 2 महीने में क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। 2 महीने में आपकी आदत और ख़राब होनी है, ठीक है। तीसरे महीने आपने फिर होना शुरू कर देना है। तो बड़ी महदूद सोच है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की भी और हमारे हुक्मरानों की भी, और हमारे कारोबारी तबके की। वही ना, कारोबारी तबके की। जब वक्त ये सो के जो ज्यादा रात को ये काम करना चाहिए, जो ज्यादा चीख लेता है ना उसको थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिल जाता है। सेम लाइक एक बैगर की तरह, जो ज्यादा चला लेता है, दुआएं दे देता है, हमें डरा लेता है, उसको हम ज्यादा पैसे दे देते हैं। तो भाई अगर आपने मुल्क यही चलना है ना, तो फिर आप ये मान लें कि हमने ऐसे ही गुजारा करना है। अगर आपने वाकई इन क्राइसिस से निकलना है तो मुतबादल सोचें। कुछ चीज़ें तो हमारे इख्तियार में है ना, मतलब अगर हम डे लाइट, यही कहता था, मैं यही कह रहा था 45 अरब रुपए से आप इसको डिफरेंट तरीके से सोच लें। आप सोच लेंगे यार 45 अरब का जो ट्राई इस तरह से कर लें कि ग्रेजुअली 2 साल 3 साल बाद हमें दोबारा सब्सिडी की तरफ तो ना आना पड़े ना। एक काम तो हम कर सकते हैं ना, हम अपनी जो कंजम्पशन है उसको तो कम कर सकते हैं ना। जो प्लानिंग आप कह रहे हैं ना, वो हमने कभी लॉन्ग टर्म देखी। तो फिर आप फिर ऐसे ही है, जब जो ज्यादा शोर में चालेगा उसको ज्यादा आपको जाना पड़ेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलती। दुनिया चली गई तो आपको भी जाना अच्छा पड़ेगा। ये तो फिर भी बासर इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, ये तो बासर इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनको भी रहे हैं, इनको तो फिर भी सब्सिडी किसी न किसी पे मिल जाती है, टेक्सटाइल को मिल जाती है। बाकी जो छोटे यूनिट्स हैं, जो बेचारे छोटे छोटे गलियों में बनाए हुए हैं, जिनसे फैमिली पूरी कर रही है, उनका क्या, उनका तो कुछ सुनता ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा, उनके लिए तो ज्यादा परेशानी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पंजाब यूनिवर्सिटी का रुख करेंगे, जहां पर जी माली बहरान है। कहाँ पर बहरान नहीं है। 6000 रुपये डिग्री की फ़ीस मुकर्रर की गई है। वकास, अच्छा ये वैसे बड़ा, मतलब मुझे कल जब मैंने ख़बर देखी टीवी पे तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि इवन फर्स्ट टाइम अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं यूनिवर्सिटी से और आपने अपनी डिग्री लेनी है तो आपको पैसे पे करने हैं। हालांकि इन सारी सर्विसेज के लिए एडमिशन फ़ीस, फ़लानी एग्जामिनेशन फ़ीस आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। तो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी को अपना ऑडिट करना चाहिए, अपने जो अखराजात हैं उनको कम करना चाहिए, बजाय के स्टूडेंट्स पे मज़ीद माली बोझ डालने के लिए। अच्छा, अगर एक यूनिवर्सिटी जो पब्लिक सेक्टर का अदारा है वो सोचती है कि उसके मसाइल बड़े हैं जी, माली मामला हल नहीं हो रहे, तो जो स्टूडेंट्स हैं, जिन फैमिली से वो आ रहे हैं, जिस सर्कल से वो आ रहे हैं, उनके माली मसाइल नहीं हैं, तो एट दैन स्टेट गवर्नमेंट ने आप पब्लिक को फैसिलिटेट करना है या गवर्नमेंट ने अपना प्रॉफिट शो करके और अपने आपस में बांट लेना है। ठीक है, अगर एक प्रोफेसर और रजिस्ट्रार ऑफिस, वीसी ऑफिस, अगर उसका लेट्स सपोज मंथली जो उनका खर्चा है वो 10 लाख है, तो क्या वो 8 लाख कम पे नहीं गुजारा कर सकते? मतलब कौन से ऐसे मार्क के वहाँ पे हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है और जी बड़ा हमारी एट द एंड आप हर चीज़ का बोझ जो है वो अवाम पे डालना शुरू कर देते हैं। ये आखिरी हाल, ठीक है, ये आखिरी हाल नज़र आता है। तो फिर आप कहते हैं जी अवाम, फिर जब अवाम कहती है कि भाई हम महंगाई से मारे गए हैं, तो कहते हैं ऐसे ही है, तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। महंगाई की तरफ को क्या किया गया होगा?
मेरा तो ख्याल यही है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी मुझे है, वो आपको मुझे वो मैं तो इस बात पे रहता हूँ हमेशा कि ये अगर महंगाई हुई है तो क्या यूनिवर्सिटी को कंगाल कर दिया जाए? मुझे ये बताएं सिर्फ कहाँ से लेगी यूनिवर्सिटी के, क्योंकि यूनिवर्सिटी को कमर्शियल अदारा तो नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर का अदारा है। और पंजाब यूनिवर्सिटी आज भी आपकी तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से सस्ती है, नहीं है? बताए वो तो है। वहां से क्या इस जैसे होनहार प्रोडक्ट नहीं है ना? एक मिनट देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी वहां से ऐसे होनहार प्रोडक्ट नहीं निकल, ये कह रहे हैं वहां से क्या इजाद हुआ, तो विकास इजाद हुआ नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हैं, पंजाब याद रखें। चले ये गवर्नमेंट फंड भी तो देती है ना, गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट इसको मजीद फंड दे, मांगे भी हैं उन्होंने, अरबों रुपए का खसारा है उनको। और इन डिग्रियों से शायद अरबों रुपए इकट्ठे ना होए, सिर्फ वीसी ऑफिस का मेरा बिजली का बिल जाएगा, जो वीसी के आने से 2 घंटे पहले एसी चलते हैं और उसके जाने के 2 घंटे बाद तक चलते रहते हैं, ये हमें पता है। और वहाँ पे बहुत सारे अल्ले तल्लों पे ये वाली चीजें अल्ले तल्लों पे बहुत खर्च होता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है किसी तरह, मैं आपको पहले भी सुना चुका, वाकया दोबारा सुना देता हूँ। बॉटनी डिपार्टमेंट है, उसने एक गाड़ी लेनी है बच्चियों के लिए जो कि बाहर रिसर्च करने जानी है। आज तक मैं पंजाब असम्बली तक गया, मैं हर बंदे के पास गया कि यार इनको इजाज़त दे दे, ये गाड़ी ले ले, पैसे उनके अपने हैं। तो ना वजह क्या है इसकी? वो कहते हैं जी कि ये इसकी तो किसी ने रोका ही नहीं आज तक। तो मैंने कहा अच्छा फिर लिख दें कि रोका नहीं है। तो कहते हैं ये लिख के नहीं देना। अब वो कहते हैं कि जी ये वज़ीर आला हाउस से ये होनी है। तो मरीम नवाज़ अगर ये प्रोग्राम क्लिप देखें तो बराए मेहरबानी उनको इजाज़त दे, बॉटनी वालों को, वो अपनी वैन ख़रीद लें, पैसे उनके अपने हैं। और 2017 से वो इस जंग को लड़ रहे हैं और उसके बाद से 14 लाख रुपया उस गाड़ी की कीमत बढ़ गई है। इसके बावजूद वो कहते हैं पैसे हमारे अपने। अच्छा आमिर भाई, किस बात से आप क्या नतीजा खस करती हैं कि मैनेजरियल इश्यूज हैं या उनके, अगर बॉटनी डिपार्टमेंट मैं आपको कह रहा हूँ ये बॉटनी डिपार्टमेंट सेल्फ सफिशिएंट है तो क्या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट नहीं है? सारे डिपार्टमेंट इस तरह सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सारे नहीं है भाई, सारे नहीं है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो फिर ये डिपार्टमेंट आपको मैं आज डिस्कस कर रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो मैथ्स कॉम का शोबा है हमारे वाला, उसमें सिर्फ 13 स्टूडेंट्स ने दाखिला जमा कराया है ये नए साल के लिए। अच्छा। ये अभी की बात बता रहा हूँ, अब की। अब वो जो डिपार्टमेंट है उसमें मेरा ख्याल असातिज़ा की तादाद जो है वो ज़्यादा होएगी कि नहीं होएगी? ये वो डिपार्टमेंट था जिसमें सीटें नहीं खाली मिलती थी। एमफिल में नहीं, एमफिल में नहीं, नीचे भाई ये जो अभी मैथ्स कॉम के लिए बीएस करने का, इसमें तो सीटें नहीं मिलती थी। नहीं मिलती थी ना, सिर्फ 13 लोग आए। मुझे ये बताएं, लोगों ने देखा अब ये मैथ्स कॉम जो है, ये मैथ्स कॉम वाले जो हैं, ये इसका खर्चा कौन उठाएगा जब सारे डिपार्टमेंट्स इस तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं है? मैं मानता हूँ इस बात को, और मैं ये भी कहता हूँ कि तलबा पर ये 6000 रुपया बोझ होएगा। लेकिन चले डिग्री एक ले रहा है तो ले ले, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी फैसिलिटेशन को भी बढ़ाए, इसको मजीद करे। इसको आप पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा आपके पास स्टूडेंट्स, आपने समझाने की कोशिश की है। कल एक इंसिडेंट हुआ जी, उसके जाना है, हमारी रिपोर्टर भी बाहर मौजूद है। मुबैना तौर पर गंगाराम हॉस्पिटल से खबर ये है जी कि 5 साल बच्ची से ज़्यादती की कोशिश की गई और वहाँ पर अब डॉक्टर्स एहतजाज कर रही हैं। वकास एक कमेंट चाहिए, फिर आमिर भाई की तरफ आती थी मुझे उसका। अच्छा, मुझे नहीं पता डॉक्टर एहतजाज क्यों कर रहे हैं। कल जब ये खबर निकली थी तो हमारी रिपोर्टर अजमत ने खबर दी, तो सैड इंसिडेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है एहतजाज करना बनता नहीं है। पुलिस के पास ये मामला गया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टरों का एहतजाज करने का मकसद ये है कि शायद जी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मामला दबाने की कोशिश की थी, जैसा कि खबर में था। लेट्स सपोज अगर ऐसा है भी, तो सारे मामला आपने डॉक्टर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो मामला आते हैं, क्या वो सड़कों पे आगे हल करने हैं? भाई ये मामला अंदर बैठ के भी तो हल कर सकते हैं ना। दोनों आप इस मुल्क के एजुकेटेड, पढ़े लिखे और समझे सुलझे हुए दोनों पार्टियां हैं, तो अगर आप सड़कों पे आ जाएंगे तो फिर आप आम जो लोग हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन वकास मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं गंगाराम हॉस्पिटल विजिट कर चुकी हूँ अभी रिसेंटली, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम हेडलाइंस के बाद आते हैं। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है हम चुन चुन के उन लोगों से आपकी मुलाकात कराएं जो कि अपनी मिसाल आप होते हैं, जो कि अपनी फील्ड में मेहनत करके एक आला मकाम रखते हैं। तो आज की भी हमारी गेस्ट जो हैं वो बहुत ही स्पेशल हमारे लिए इसलिए हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में वो पहुंची। खिताब उनको हासिल ये हुआ कि पाकिस्तान की वो तेज़ तरीन खातून, यहाँ पर लिखा है वो तो छोटी सी बच्ची हैं जी,
पाकिस्तान का कौमी चैंपियन 100 मीटर 200 मीटर लंबी छलांग लगाई। फ़ाइका रियाज ने पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ में शिरकत की। इनका वो एक्सपीरियंस भी जानेंगे ओलंपिक्स में शिरकत का, और फिर इस दौड़ में शिरकत करना, शामिल होना, जिन्हें सनफ़े नाजुक हम कहते हैं, वो इतने मुश्किल काम कैसे कर लेते हैं, किस तरह से उन्होंने ये फील्ड ज्वाइन की और कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। फ़ाइका रियाज को हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है फ़ाइका आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह पाक। फ़ाइका, सबसे पहले पेरिस ओलंपिक की कहानी मैं आपसे जानना चाहूँगी। वहाँ तक पहुँचने का सफ़र कभी सोचा था कि ख्वाब ही था एक वहाँ तक जाने का? जब एक एथलीट शुरू करता है ट्रेनिंग अपनी, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो उसका ख्वाब होता है ओलंपिक्स तक जाना। ओलंपिक्स एक मेगा इवेंट है, इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं है। हर एक का ख्वाब होता है ओलंपिक्स तक जाना, तो मेरा भी ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने उसे पूरा किया। सही। सो इसके लिए स्ट्रगल कितनी की, कब से आप स्टार्ट आपने लिया? मैं 2016 से हॉकी खेल रही थी, लेकिन जो प्रॉपर एथलेटिक्स की मैंने ट्रेनिंग शुरू की वो 2020 में या 2021 में ख्याल आया? ख़वातीन को तो सिर्फ नाजुक कहते हैं, और ये बड़ा ऑब्वियसली ख़वातीन के लिए अगर देखें तो मुश्किल काम भी है। मेरे स्कूल क्वीन मैरी में स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर वहाँ से मेरा शौक़ जो है ना ज़्यादा होता गया। मैंने वहाँ पे हॉकी खेलनी शुरू की अपनी फ्रेंड्स के साथ। फिर आस्ता आस्ता मैंने हॉकी नेशनल लेवल तक खेली। उसके बाद पाकिस्तान कैंप भी ज्वाइन किया। फिर वहीं से मतलब मेरी स्पीड की वजह से ना मेरे कोच ने मुझे एथलेटिक्स शुरू करवा दी। उसमें 100-200 मैंने मतलब ये सब इवेंट्स करने शुरू कर दिए रेसेस के। लेकिन प्रोफेशनली तौर पर जब मैंने किया, फिर मैंने 100-200 और लॉन्ग जंप को चूज़ किया। ज़बरदस्त। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। किसी भी फील्ड में हार्डवर्क जो है, मतलब हर एक में फील्ड में हार्डवर्क ज़रूरी होता है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। यहाँ तक पहुँची हूँ, मेहनत की है तो पहुँची हूँ। कभी कोई इंजरी, तबीयत ख़राब हो, दिल ना चाह रहा हो, ऑब्वियसली ये चीज़ें तो साथ साथ मैंने 2 साल जो है इंजरी को फेस किया। मतलब एक दफ़ा मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी, एक दफ़ा मुझे स्ट्रेन फ्रैक्चर हो गया था। मतलब 2 साल मैंने इंजरी को फेस किया। उसके बाद मैंने मतलब स्ट्रगल अपनी कंटिन्यू करती रही। इंजरी थी, उसके बावजूद डर नहीं लगा दोबारा कि अगर कुछ हो गया तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा? डर था, और ये भी था बीच में डिमोटिवेट भी हो रही थी कि अब बस करती हूँ, रहने दो, इंजरी हो गई है, पता नहीं कैसे मैं इसको कवर करूँगी और कैसे मैं दोबारा ट्रेनिंग शुरू करूँगी। कहाँ एक पीक पे थी और कहाँ मैं इंजरी में आ गई, और कहाँ दोबारा पीक पे जाना। उसके बाद दोबारा अगर कुछ ऐसा मसला हो गया तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो सपोर्ट किया। फैमिली ने, बिल्कुल फैमिली, मेरे फादर ने, मेरी मामा ने, दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके अलावा मेरे कोच मेरे साथ थे। फैमिली में कोई और भी है एथलीट में के नहीं? नहीं, मैं अकेली, पूरी फैमिली में अकेली हूँ। अच्छा। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि पेरिस ओलंपिक में जब आप पहुँची, तो उससे पहले कितनी आपने स्ट्रगल की, कितनी तैयारी की, और वहाँ पहुँच के जब मंजर देखा तो कैसा लग रहा था? ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनली टूर था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए, और ऊपर से था भी बहुत बड़ा इवेंट, और मैं जा भी अरशद नदीम के साथ रही थी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जब अरशद भाई को वहाँ मेडल मिला, उनकी थ्रो, सब कुछ मैंने चीज़ें लाइव देखी। कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। सब चीज़ें मैंने लाइव देखी, पाकिस्तान का परचम बुलंद होते देखा, तराना सुना वहाँ पे। तो ये तो बात की बात है ना, वहाँ पहुँच के ये सब कुछ हुआ। लेकिन पहले मैं जा रही थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इतने बड़े इवेंट में। तो उसके लिए मैं तैयारी भी बहुत ज़्यादा कर रही थी, अपना फुल एफर्ट दे रही थी ताकि मैं वहाँ जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ जाकर अच्छा परफॉर्म किया है। गुड। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं? इंशाल्लाह अपने इस पर्सनल बेस्ट जो मैंने टाइम दिया इसको और बेस्ट करना है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल लेने की कोशिश करूँगी। मुझे बताएं, ट्रेनिंग के मराहिल और अच्छी आपको ट्रेनिंग मिलना, ये तमाम सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं, कोई हर्डल्स तो नहीं फेस करनी पड़ती? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, जैसे हमें कंपटीशन नहीं मिलते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था, मैंने कोई कंपटीशन इससे पहले नहीं खेला था। इवन मैं पाकिस्तान में यहीं पे ही 6 महीने पहले कोई कंपटीशन खेला था, और फिर मैंने डायरेक्ट जाकर ओलंपिक्स का खेला। तो ये कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बहुत ज़्यादा इससे ग्रूमिंग हो जाती है। जैसे अब पेपर्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उससे पहले टेस्ट सेशन प्रॉपर दिया जाता है। कोताहियों का पता चलता रहता है ना कि आपको कहाँ वर्क करने की जरूरत है। अब मैं अकेली ट्रेनिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरी कैपेसिटी क्या है। टाइमिंग से पता चलता है, लेकिन वो रेस नहीं बनती है जो हमने फाइनल में रेस लगानी है। अपनी केयर कितनी करनी पड़ती है, अपनी डाइट का ख्याल क्या क्या करती हैं आप? डाइट तो ज़रूरी होती है, क्योंकि पावर ट्रेनिंग भी होती है, सब कुछ उसको मेंटेन करना, अपनी बॉडी को रिकवरी में रखना, तो ये तो ज़रूरी होती है। डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है, ट्रेनिंग भी, और उसके अलावा रेस्ट भी। वेट मेंटेन रखना ज़रूरी है? नहीं,
मेरे लिए तो ज़रूरी नहीं है, मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है, ना कम होता है, मतलब मेंटेन है, तो मैं कुछ भी खा लूँ या कुछ भी कर लूँ नहीं इतना सही करना क्या पड़ता है? रनिंग अगर आप कर रहे हैं और अच्छी रनिंग, ऑब्वियसली उस टाइम पर आपको फोकस्ड भी होना पड़ता है। अगर किसी को सजेशंस देनी पड़े तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले आप अपने आप को वो करें कि यू कैन डू दिस। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये नहीं कि टाइम पास करने आ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप एक माइंड बनाकर आ रहे हैं, बहुत मेहनत वाली फील्ड है जी, बहुत। एथलेटिक्स जो है मदर ऑफ द गेम्स है। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स हैं, 22-23 इवेंट्स हैं टोटल, तो उसमें आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, किसी भी इवेंट में जा सकते हो। आपको जैसे अगर आपकी पावर ज़्यादा अच्छी है तो आप थ्रो भी कर सकते हो, जैसे अरशद भाई जो हैं वो जेवलिन थ्रो करते हैं। मैं जैसे स्प्रिंटर हूँ, अगर आपकी स्पीड है तो स्प्रिंटर, अगर इंडोरेंस अच्छी है तो लॉन्ग रेसर, अगर जंप्स अच्छे हैं तो जंपिंग के भी इवेंट्स हैं। तो आप किसी भी इवेंट में जा सकते हो, ऑप्शंस आपके पास। लेकिन वो पहले अपने आप को, बॉडी को मेंटेन करें कि आप किस फील्ड में ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो, फिर उस फील्ड को, उस इवेंट को ज्वाइन करें, फिर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। सही। तो जब ट्रेनिंग के मरहले में आप आ जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें, आपके शूज़ अच्छे होना, आपका ड्रेस कॉस्ट्यूम जो है वो कंफर्टेबल होना, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं? कॉस्ट्यूम की जो बात है वो अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आपको जो अच्छा लगे, जैसे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसे बाइक एथलीट्स तो ऑफ कोर्स बस ब्रा और अंडरवेयर, मतलब ये चीज़ें यूज़ करती हैं ज़्यादा। लेकिन जैसे हम पाकिस्तानी हैं, बीइंग अ मुस्लिम, तो मैं यूज़ करती हूँ, इनर भी यूज़ करती हूँ, टाइट्स वगैरह प्रॉपर अपने आप को कवर करती हूँ। इवन मैंने हिजाब भी अब करती हूँ ट्रेनिंग में। तो वही चीज़ें वो यूज़ करें ट्रेनिंग में जो आपको कंफर्टेबल हो। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो बेशक आप ना लें। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि वो स्टूडेंट्स जो कि इस यहाँ आना चाह रहे हैं, पढ़ाई के साथ ये चीज़ें कंटिन्यू होती हैं? स्टडी मैंने दोनों चीज़ें कंटिन्यू अपनी की हैं इकट्ठी, साथ साथ स्टडी भी और गेम भी। और मैंने मास्टर्स किया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, तो मैं दोनों को अगर बराबर लेकर चल रही थी ना, तो मेरी माइंड भी फ्रेश रह रहा था। जैसे अब मैं स्टडी कर करके बहुत फेडअप हो गई तो मैंने गेम कर ली, मतलब दिन में सुबह जो है मैं पढ़ती थी, शाम में ट्रेनिंग करती थी, तो ये दोनों चीज़ें मैनेज करती। जब रनिंग स्टार्ट की सो तब उसकी टाइमिंग क्या थी, कितने टाइम में कितना दौड़ लेती थी, और फिर अब आकर आपकी ट्रेनिंग के बाद किस मरहले पर पहुंच गया? जब मैंने शुरू की थी, मैंने जूनियर खेली थी, मेरा 13.69 में भी टाइम था मेरा। श्रीलंका में गई थी सबसे पहले, वहाँ पे मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक टाइम था शायद। उसके बाद ये 2018 की बात है। उसके बाद आस्ता आस्ता मैंने अपना टाइम इम्प्रूव किया। हैंड वॉच 11.70 मैंने जो लास्ट चैम्पियन अटक में खेली है, उसके बाद एचईसन फास्टेस्ट वुमेन खेली है, उसमें 11.70 हैंड वॉच टाइम था। ये मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक था जो मैंने पेरिस में किया, वो 12.49 है, तो इम्प्रूव हुआ है मेरा आस्ता आस्ता। सही। सो वो लोग जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें एक्टिव रहना है, कोई जिम वगैरह भी ज्वाइन किया हुआ है? ऑब्वियसली अगर आप 2-3 दिन प्रैक्टिस में ना रहें तो आप तो लेज़ी हो जाते हैं ना? नहीं, जिम ज्वाइन नहीं किया हुआ, करती हूँ जिम, लेकिन वो पंजाब यूनिवर्सिटी में नबील भाई हैं, उनके जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट, तो उन्हीं के पास में जाकर करती हूँ। हमें कोई जिम की सहूलियात नहीं है, तो वहीं करती हूँ। सही। सो आगे भी आप शिरकत करने वाली हैं बड़े मुकाबलों में, उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी? ऑफ कोर्स, इतना भरा इवेंट खेला ही हूँ, ओलंपियन का खिताब मेरे साथ है, तो अब गेम तो नहीं छोड़नी ना, अब तो और मेहनत करनी पड़नी है ताकि ये टाइटल में अपना बरकरार रख सकूँ। जी, गुड लक आपको उसके लिए कहना चाहेंगे। और देखिए जी, ये चीज़ें जो है ना बहुत पीछे रह गई हैं कि ख़वातीन इस फील्ड में आ सकती हैं, नहीं आ सकती। ये मनाजिर आप देखें, पाकिस्तानी ख़वातीन बच्चियाँ कैसे छा रही हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। आप कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अब वो फील्ड का वो जो होता ना डिफरेंस रह गया, वो भी नहीं है। ये मेहनत ही होती है, लगन ही होती है जो आपको हर मकाम पे कामयाबी दिलवाती है, और बाकी चीज़ें सब पीछे रह जाती हैं आप अगर मेहनत करने वाले हों। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ में। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं, आज 20 अगस्त है और आज है जी मच्छरों से बचाव का आलमी दिन। बहुत राइट टाइम है और वक्त की अहम ज़रूरत है इस टॉपिक पे बात करना। बारिश हो रही है शहर में, आज भी बारिश हुई है। अब से कुछ देर पहले तो होता क्या है, बारिशों का पानी हमारी छतों पर, हमारी बालकनीज में ऐसे मौजूद रहता है, और वो मेरे ख्याल से फेवरेट प्लेस है डेंगू मच्छर की अगर हम बात करें। इसके अलावा मलेरिया का शिकार बहुत सारे लोग इस मौसम में होते हैं। सो मच्छरों से बचाव आपने मुमकिन कैसे बनाना है,
खुदा न खास्ता अगर मॉस्किटो बाइट हो जाती है तो उस सूरत में आपने क्या करना है। डेंगू की कुछ अलामात भी आपसे डिस्कस करेंगे और उसके इलाज के लिए आपने क्या करना है। वो जो मुसलसल बुखार आपको मच्छर के काटने के बाद होता है, उसमें इलाज क्या होता है और किस तरह आपने अपना बचाव मुमकिन बनाना है और एहतियात क्या करनी है, क्योंकि सबसे पहले प्रिवेंशन की बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सारा मुस्तैसर मौजूद है, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम अन्ना, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। आज तो बारिश ने हर चीज़ को डबो दी है और अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह बारिश ज़्यादा होती जा रही है तो उसके साथ ही मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा होगा। वो रिस्क जो है ना वो बढ़ जाता है और हम कोशिश भी नहीं करते डॉक्टर साहबा के घर से बाहर निकले या छत पे जाके देखें कहीं पानी तो जमा नहीं है। और जैसे शाम होती है और अब मच्छर हम देख भी रहे हैं, सो बचाव कैसे हमने करना है, अपने आप को सेफ कैसे रखना है, इस पे रोशनी डाल दीजिए। मच्छरों की तकरीबन 3000 से ज़्यादा इकसाम दुनिया में पाई जाती हैं और उनमें से बहुत सी बीमारियां मच्छर कर रहे हैं, जिनमें से सबसे अहम जैसे आपने कहा डेंगू है। इसके अलावा मलेरिया है, एक वायरस है जीका वायरस, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है क्योंकि उससे बच्चों का दिमाग ग्रो नहीं करता और अगर वो एक प्रेग्नेंट खातून को काट ले और वो जीका वायरस बच्चे में चला जाए तो बच्चा बग़ैर सर के या छोटे सर के साथ भी पैदा हो सकता है। फिर एक और बीमारी जिसे हम चिकनगुनिया वायरस कहते हैं, जो कि बिल्कुल डेंगू वायरस की ममासलत के साथ होती है। उसमें साइन एंड सिम्टम्स या अलामात डेंगू जैसी होती हैं, लेकिन डेंगू वायरस नहीं होता बल्कि वो चिकनगुनिया वायरस होता है। और अगेन वो उतना ज़्यादा जानलेवा नहीं है जितना कि डेंगू का मच्छर जो वायरस प्रोवाइड करता है वो ज़्यादा जानलेवा है। मलेरिया का जो मच्छर है वो रात को काटता है, जबकि डेंगू का मच्छर सुबह के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है और स्पेशली जब सूरज निकल रहा हो और सूरज गरूब हो रहा हो तो वो ज़्यादा टाइम है जिसमें मच्छर काटता है, लेकिन ये तमाम दिन भी काट सकता है। सही। जो डेंगू के बारे में अक्सर लोगों को मालूम नहीं है, जिसके बारे में मैं आपके प्रोग्राम से ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी कि डेंगू मच्छर अक्सर कहा जाता है कि साफ़ पानी का मच्छर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गदले पानी में भी होता है। जैसे अभी बारिश का पानी खड़ा है और आपने कहा छतों पर और जगह पर, ये मच्छर वहाँ पर भी अंडे देता है और फिर लार्वा, प्यूपा और मॉस्किटो बनकर ये मच्छर काट सकता है। तो ये मत समझिए कि सिर्फ साफ़ सुथरा पीने वाला जो फ्रेश वाटर है वही पानी में ये मच्छर होगा। ये हर पानी में, गदले पानी में हो जाता है, सवाए ये कि ये सी वाटर में नहीं होता। एक और जो चीज़ बड़ी अहम है डेंगू के बारे में कि लोगों को डेंगू बुखार हो तो वो तब तक रिपोर्ट नहीं करते जब तक कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाती। उस वक्त डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि उनकी जान को वो बचाएं। डॉक्टर साहब ऐसे होता है ना कि लोगों को लग रहा होता है, पहले तो बुखार और सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि अच्छा आपको लगता है ये शायद बुखार ही हो रहा है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं अच्छा टाइफाइड बुखार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा बुखार होता है। कुछ सिम्टम्स हमें वाज़े कर दें कि ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं और ये डेंगू के सिम्टम्स हैं। हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें वो स्पेशली चीज़ें जो वार्निंग है, जो कि फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास रुजू करना ही करना है। उनमें पहले हम डेंगू से शुरू कर लेते हैं। तो डेंगू में 7 साइंस ऐसे हैं जो कि फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। उनमें से बुखार अगर 102 सुन लीजिएगा 104, 102, 103, 104 तक जा रहा हो, इसका मतलब है हाई ग्रेड फीवर है और मुसलसल रह रहा है। और ये आपको एक दिन से ज़्यादा अगर 102, 103, 104 बुखार आए तो जिस्म के अंदर इतनी नकाहत और कमज़ोरी हो जाती है कि आपसे फिर कोई काम भी नहीं परफॉर्म होता, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 2, अगर बहुत शदीद हेडेक हो रही है, बुखार के साथ साथ आपके सर में दर्द हो रहा है, बुखार जिस मर्ज़ी 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बुखार के साथ अगर सर दर्द शदीद हो रहा है या आँखों के अंदर, आँखों के पीछे दर्द हो रहा है या फिर कोई ये जो ग्लैंड्स हैं हमारे ये स्वेल कर गए हैं, तो फिर आप या रैशेज़ आ गए हैं जिस्म के ऊपर, कोई खून आ गया है मुंह से, नाक से, दांतों से और साथ बुखार हो रहा है, खतरनाक अलामत हो जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पेट में दर्द शुरू हो गया और आपको नौजिया शुरू हो गया और लग रहा है कि जिस तरह आपको अभी मतली हो रही है और उल्टी आने वाली है, तो ये तमाम वार्निंग साइंस हैं जिसमें आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रुजू करना है फौरी तौर पर। आपको ये नहीं कि आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप बुखार के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ड्रिप लगवा रहे हैं। नॉर्मली हमने लोगों को ये करते देखा ना डॉक्टर साहब। और दूसरा अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने प्लेटलेट्स काउंट कराते हैं और प्लेटलेट कम आ जाते हैं तो कहते हैं शायद हमें डेंगू बुखार हो गया, और फिर आकर ये बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं कि हमें डेंगू बुखार की दवा दी जाए।
हालांकि प्लेटलेट्स और भी बीमारियों में कम होते हैं, जैसे हमने बात की चिकनगुनिया वायरस, अदर वायरसेस, उनमें भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, डेंगू के टेस्ट अलग है, जिसे हम NS1 कहते हैं, IgM, IgG एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो टेस्ट कराने पड़ते हैं। ये अच्छी बात है कि CBC डेंगू का बहुत सी जगहों पे अवेलेबल है और उसके अंदर से 3-4 चीज़ें हमें बताती हैं कि ये कितना सवेयर डेंगू होगा। उसमें एक प्लेटलेट्स है, अगर वो 100,000 से कम हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि ये सवेयर है, इसके ऊपर हमें फ़ौरन को एक्शन लेना ही लेना है। नंबर 2, अगर उनका हेमाटोक्रिट नीचे गिर रहा है, हेमाटोक्रिट का मतलब है कि ब्लीड हो रहा है, अंदर ही अंदर, हो सकता है कि ऊपर से नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि पेट में बहुत सी जगह मौजूद है जहाँ पर आंतों से ब्लीड हो सकता है, मैदे से ब्लीड हो सकता है, इस तरह चेस्ट में बहुत सी जगह हैं जहाँ पर ब्लीड हो रहा होता है। तो अक्सर नहीं ब्लीड सामने नहीं आता जब तक कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ड्रॉप ना हो जाए या खून उल्टी के रास्ते या अंदर से स्टूल्स के रास्ते बाहर आ जाए, तब तक हमें ब्लीडिंग का पता ही नहीं लगता। तो उस वक्त हेमाटोक्रिट जैसे गिरता है हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये गिर रहा है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट हैं जो हम किए जाते हैं जो कि डेंगू के करते हैं। अब हम आपके पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं कि मलेरिया और डेंगू में क्या क्या फ़र्क है। अलामात के अंदर मलेरिया का जो बुखार है उसके अंदर बहुत शदीद बुखार के साथ साथ कपकपी लगती है, और जैसे ही बुखार उतरता है कपकपी कम हो जाती है, और उसका एक साइकिल होता है, क्योंकि अब मलेरिया के भी आगे टाइप्स हैं। तो कुछ साइकिल जो होते हैं वो 24 आवर्स में, कुछ 48 आवर्स में, मतलब कि 2-2 दिन बाद, और कुछ इवन इससे भी ज़्यादा अपने आप को वो बार बार रिपीट करते हैं। जितना सवेयर मलेरिया का बुखार होता है उतना ही ज़्यादा जानलेवा होने का डर होता है। अक्सर हमने देखा है कि मरीज़ तब आता है जब वो कोमे में, शॉक में हो और मलेरिया उसके दिमाग को इफ़ेक्ट कर जाए। या किसी एक अभी चंद दिन पहले मैंने एक बच्ची को देखा जिसका हीमोग्लोबिन इतना कम था कि उससे सांस चढ़ रहा था, जिसका मैं आपसे बात कर रही हूँ वो मेरे से बात नहीं कर पा रही थी, वो एक जुमला बोलती थी और अचानक उसको सांस की वजह से इनकम्प्लीट छोड़ना पड़ा था। अब आप जिक्र भी कर रही हैं हीमोग्लोबिन का, मुझे HP लेवल बता दें परफेक्ट कितना होना चाहिए ताकि हर किसी को पता हो। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में हीमोग्लोबिन नॉर्मली ख़वातीन में बहुत कम है और इनका 11.5 से ऊपर होना चाहिए और 12 से ऊपर हम अच्छा हीमोग्लोबिन समझते हैं। और बच्चों में? और बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो तकरीबन हम 14 से ऊपर हीमोग्लोबिन अच्छा समझते हैं। मर्दों में भी हम तकरीबन 12 से ऊपर और 14 से ऊपर अच्छा हीमोग्लोबिन समझते हैं। लेकिन ख़वातीन के अंदर स्पेशली हमारे जो रिप्रोडक्टिव एज में ख़वातीन हैं जो अपने बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती हैं, उनके अंदर हमारे बहुत ज़्यादा अनीमिया है, बहुत ज़्यादा खून की कमी है। तो हम अमूमन देखते हैं कि बहुत कम ही शाज़ो नादर कोई ख़ातून होती है जिसका अनीमिया नहीं होता। हर 4 में से एक ख़ातून को डेफिनेटली 11 तक ही हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन अगर ये हीमोग्लोबिन फर्दर फॉल कर जाए, 11 से भी कम हो जाए, तो उसका मतलब है कि देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। सही। मलेरिया की सूरत में क्या आप घर में बैठ के इलाज कर सकते हैं या आपको अस्पताल से रुजू करना चाहिए? मलेरिया का भी इलाज आपको अगर सवेयर है तो वो हस्पताल में ही करना चाहिए। लेकिन मलेरिया अगर आपका ऐसा है कि वो 3 दिन की दवा खाने से बेहतर हो गया है तो आप घर में उसका इलाज कर सकते हैं। मलेरिया का जो इलाज है, जो दवा मौजूद है, वो इतनी मौसर है कि विदिन 3 डेज़ मलेरिया ख़त्म हो जाता है अंदर से। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बता दी। खाने पीने में कुछ परहेज़ करना है अगर आपको डेंगू या मलेरिया है तो? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ही खुराक, एक्सरसाइज, और जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं उसका रोल तभी शुरू होता है जब आपकी अच्छी डाइट साथ मौजूद होगी। बुखार में कुछ खाया नहीं ना जाता डॉक्टर साहिबा, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है क्या लेना? बहुत ज़रूरी है। और अगर हम देखें तो हम अच्छी डाइट उसको कहेंगे जिसमें प्रोटीन कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट, फैट का कंटेंट और विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स और साथ पानी का इस्तेमाल हो। अगर ये तमाम चीज़ें कवर हो रही हैं तो हम उसको अच्छी डाइट समझते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा मैंने चीज़ देखी है कि बुखार बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे आग है, आपको बुझाने के लिए आपको पानी चाहिए। इसी तरह अगर बुखार है तो आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। और उमन जो लोग कोमे में जाते हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से जाते हैं। सही। जिनको पानी का सतह इतनी कम हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स इतने कम हो जाते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं। बिल्कुल। और आजकल तो वैसे मौसम ऐसा है कि आपको पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा रखनी है, बहुत सारे मसाइल का हल है जी ये।
डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाल दी, डेंगू को भी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया और इसके अलावा मलेरिया के बारे में भी। सो अगर ये सिम्टम्स हैं तो घर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, फौरी तौर पर आपको अस्पताल से रिजू करना है। बाकी एहतियात बहुत ज़रूरी है, वो चाहे डेंगू से आए वो चाहे मच्छर से। शाम के टाइम कोशिश करें अपने घरों के दरवाज़ों को बंद ही रखें और बच्चे जो स्कूलों में जा रहे हैं उनको भी महफूज रखने के लिए मैक्सिमम जो आप प्लेयर्स देख सकते हैं फुल बाजू की शर्ट्स पहनाएं। आपके पास बहुत सारे ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो अपने बच्चों को महफूज रखती है। लोशन बहुत सारे मार्केट में मौजूद हैं, मॉस्किटो बाइट से महफूज रखती हैं। एहतियात ही है जो आप सबको इन चीज़ों से बचा सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे पास वक्त कम है लेकिन आप लोगों को अगेन मैं ये कहना चाहूँगी जिनकी बर्थडे कल है जी, वो नंबर है जी स्क्रीन पर, अपनी पिक्चर और अपना नाम हमें भेज दें और कल के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। फीडबैक हमें लाजमी दें और अगर कोई टैलेंट है वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है जी फीडबैक के लिए, ज़रूर आप अपना फीडबैक शेयर करें और अपनी बर्थडे की पिक्चर भी हमें भिजवा दें और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।